जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने शोएब चौधरी ने। बहुत शुक्रिया शोएब कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे। बहुत शुक्रिया। हम आपकी बड़ी वीडियोस देख रहे हैं, आप रोड पे निकले हैं और सीमा हैदर या सीमा सचिन जो एक केस चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर आपने काफी ओपिनियन लिए लोगों के। लेकिन आपका अपना क्या ख्याल है शोएब कि ये क्या लगता है आपको, किस तरह का केस है? क्या वाकई में यहाँ से ये जो है पबजी गेम खेलते खेलते वहां पहुंच गई हैं 4 बच्चों के साथ? तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ कमजोरी है जिसकी वजह से वो इंडिया में एंटर हुई हैं और वहां पे आराम से 2 महीने के बाद इनको पता लग रहा है? किस तरह आप इस केस को देख रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट? व्हाट डू यू थिंक? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की कंडीशन को माइंड में रखते हुए अगर इस केस की स्टडी करें तो आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीज़ें हैं, वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी और उसके बाद वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नेपाल जा चुकी हैं और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद ये पॉसिबल है, फ्रेंडशिप होती है, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो गई पबजी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं या बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप होती है, पॉसिबल है। प्यार हो गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन चीज़ ये देखने वाली है कि जितनी वो फ्लो के साथ हिंदी बोलती नज़र आ रही हैं, जितने फ्लो के साथ वो इवन इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करती नज़र आ रही हैं, उर्दू बोलती नज़र आ रही हैं और एक साइड पे वो ये कहती हैं कि मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, 5 क्लास मैंने पास की है। कहीं न कहीं सवाल तो उठते हैं। मैं देखें, मेरा काम है अपनी ओपिनियन देना। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई एजेंट होगी, पाकिस्तान की एजेंट होगी या इंडिया की एजेंट होगी। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि इंडियन एजेंट थी, सीमा जी इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी। उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो कामयाब सर्विस करके 10 साल इंडिया जाती हैं, तो फिर उन्हें अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे नहीं हम देख रहे, हम सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखते हैं और वो भी वही चीज़ें जो हमारे मतलब की होती हैं। अब इसके साथ-साथ जो मेरा मेजर कंसर्न है, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो वाक़ई में प्यार किया है उन्होंने और वहाँ पे गई हैं या कोई प्लान है या कोई साज़िश है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर जो उनके इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान से उनकी जो कबीला है, उधर से एक रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जी धमकी दी गई है, खबरों के मुताबिक धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तान से जैसे वो गई हैं, उन्होंने मज़हब चेंज किया तो हम यहाँ पे मौजूद हिंदुओं को नुकसान पहुँचाएँगे। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि मतलब वो पाकिस्तानी हैं, जो हिंदू यहाँ पे मौजूद हैं, हमने इसका मतलब यहीं पे अपना फ़र्क दिखा दिया कि भाई हम हिंदुओं को, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नुकसान पहुँचाएँगे। तो यहीं पे हमें मेजर हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले लोग आप ये देखें, हम आए दिन खबर सुनते हैं सिंध से खबर सुनते हैं जी मियाँ मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं, वो फ़ोर्स कन्वर्जन के अंदर काफ़ी देखने में हमें मिलते हैं। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं 16 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। इवन एक ऐसी सियासी पार्टी है मैं जिसका नाम नहीं लेता जो अपने हर जलसे में 1 या 2 नॉन मुस्लिम को मुसलमान करते हैं और प्रॉपर जश्न मनाया जाता है कि जी देखें मुसलमान हो गए। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में इस टाइम ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे से इंस्पायर हो गए, हमारे से इम्प्रेस हो गए इस्लाम कबूल करें? क्या पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? क्या पाकिस्तान के लोग प्रॉपर जैसे इस्लाम को फॉलो करना चाहिए हम फॉलो कर रहे हैं? क्या ऐसा हम कर रहे हैं जिससे लोग हमारे से इम्प्रेस हों, इंस्पायर हों और इस्लाम में आए? अगर फिर भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वो लोग कैसे आ रहे हैं? जब हम 1947 से लेके अब तक हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों के मजहब चेंज कर चुके हैं, हमें खुशी होती है, फख्र होता है। और दूसरी साइड पे अगर कोई इस तरीके से मजहब चेंज करता है तो हम धमकी देने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ, हालांकि उसकी अपनी मर्जी से वो कर रही है,
तो हम धमकी देने लगते हैं। खबरों के मुताबिक ये आ रहा है कि भाई धमकी दी जा रही है। तो ये चीजें अफसोसनाक हैं। हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो प्यार हुआ था या प्यार नहीं हुआ था, वो कैसे गई। देखिए, अगर तो वो कोई एजेंट होगी तो वहां की जो फोर्सेस हैं, वहां की जो एजेंसीज हैं, वो उसको प्रॉपर जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऊपर वो काम करेंगे। जो भी होगा वो चेक कर लेंगे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पाकिस्तानी, मुझे इस चीज को पकड़ना है कि भाई जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, जो रिएक्शन दिया जा रहा है, वो रिएक्शन किस तरह का है। जो हम अपनी सोच दिखा रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी दुनिया के सामने ला रहे हैं, वो मेंटेलिटी को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन ये कैसे चेंज होगी, क्योंकि जिस तरह की वीडियोस मैंने देखी लोगों की बनी हुई, चाहे वो रोड पे बात कर रहे हो, चाहे वो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हो, कि उनका ये कहना है कि जी इसको तो मार दिया जाएगा, इसके तो बच्चों को मार दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने रिलीजन चेंज किया है। तो ये इस किस्म की आपके ख्याल है, इस तरह के लोगों को क्या हमें मीडिया में जगह देनी चाहिए, इस तरह के मौलवियों से बात करनी चाहिए, ये इस काबिल है कि इनके आगे आप माइक रखें और इनसे आप पूछें मौलवियों से कि जी क्या होना चाहिए, और ये उसके जवाब में ये कहेंगे जी क्योंकि उसने रिलीजन चेंज किया है तो वो मारी जाएगी, उसके साथ बच्चे भी मारे जाएंगे। इस तरह के लोगों को जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ तो नहीं हो रही, कोई उनको अरेस्ट नहीं कर रहा कि आप इस किस्म की बातें कैसे करें। उसके साथ कई दूसरी वीडियोस भी मौजूद हैं जो डिफरेंट किस्म के कहा जा रहा है कि जी डकैत हैं या क्या है, उन्होंने भी बनाई है, और वो भी बैठ के यही कह रहे हैं कि वापस करो, नहीं तो हम यहाँ जैसे आपने कहा कि हिंदुओं को मारेंगे और उनको तंग करेंगे। तो उसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमारी सरकार सो रही है या इसी माइंड सेट की है इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखें, आपने बोला ऐसे लोगों को के आगे माइक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या मीडिया पे उन्हें जगह देनी चाहिए या नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं मतलब ये समझता हूँ, हर एक को राइट है कि वो अपनी ओपिनियन किसी के सामने भी एक्सप्रेस कर सके, अपनी ओपिनियन दे सके। लेकिन आप उन्हें जगह दें, डेफिनेटली जगह दें, लेकिन उन्हें लॉजिक के साथ समझाएं। मैं ये समझता हूँ, लेट्स सपोज हम उनसे बॉयकॉट करते हैं, हम ये कहते हैं ये बात हमारी मर्जी के मुताबिक कर ही नहीं रहा, हम तो इसे अपने चैनल पे या अपने प्रोग्राम में नहीं लाएंगे, तो उससे बात खत्म नहीं होगी, उससे नफरतें बढ़ेंगी। मैं ये समझता हूँ ऐसे लोगों को अपने साथ इंगेज करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने साथ लॉजिकली बात करके उनके माइंडसेट जो बन चुके हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। और हम अगर ऐसा करेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली ये चेंज आएगा, लेकिन चेंज इसी तरीके से आएगा। अगर हम कहें ऐसे लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाए तो हम मीडिया पे नहीं लाएंगे। सिंध में तो जाके आप आरजू काजमी जी वहां पे जाके तो नहीं उनके साथ बॉयकॉट करेंगी, या सुहेब चौधरी सिंध में जाके, या कोई भी वहां पे जाके तो नहीं ऐसा करेगा। वहां पे तो वो ग्राउंड लेवल पे वो चीजें होती रहेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन लोगों को बताएं, लॉजिकली बताएं कि भाई मुझे बताओ कहाँ इस्लाम में ये चीजें लिखी हैं कि आप अगर कोई कोई एक ऐसा काम करता है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके बदले में आप दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाओ, ये कहाँ लिखा है। फिर जब हम उनसे बात करेंगे उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, उन्हें बताएं, उन्हें पूछेंगे, बताएं कहाँ इस्लाम में लिखा है कि अगर कोई लड़की मजहब चेंज करके किसी भी मजहब में जाती है मुसलमान, तो उसके बदले में आप उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जिस मजहब में वो लड़की गई है। ये कहाँ लिखा है, मुझे बताएंगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर कहीं पे लिखा होगा, डेफिनेटली नहीं लिखा, फिर वो कहीं ना कहीं समझने की तरफ आएंगे। आपको क्या लग रहा है, अगर वापस आती हैं सीमा, क्या उनकी जान बख्शी जाएगी या आपको लगता है कि नहीं बच पाएंगी? क्योंकि यहाँ तो हमने पहले भी बहुत से केसेस देखे, ब्लास्फेमी लॉ का लेके मशाल खान को मार दिया, उसके बाद जो वो थे गवर्नर थे पंजाब के सलमान तासीर साहब, उनको भी हमने देखा। यहाँ तक कि लाहौर, वहां पर एक क्रिश्चियन कपल था, उसको जिंदा जला दिया गया था, ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो क्या अगर ये सीमा वापस आती है, इनके साथ बच्चे वापस आते हैं इनके, क्या यहाँ के लोग इनको छोड़ देंगे? जिस किस्म का माइंडसेट है, क्या बच पाएंगी? मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से सीमा कभी वापस आएंगी ही नहीं। ये भी एक बहुत सवालिया निशान है कि क्या इंडिया वहां जगह देगा उन्हें, सीमा जी को वहां पे जगह देगा या नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं आएंगे, वो किसी दूसरे कंट्री में चली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान में उनका आना, जो यहाँ पे कंडीशन है, और जिस तरीके से ये बात वायरल हुई है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के हर गली कूचे में बात की जा रही है कि यार वो एक लड़की है जो अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है। इंडिया जाना, अभी इवन मैं ये समझता हूँ इंडिया जाना ही छोटी बात नहीं है। इस तरीके से कि भाई आपने इंडियन से शादी कर ली, ऊपर से आपने मजहब भी चेंज कर लिया, तो ये मतलब उसका वापस आना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। और अगर आएगी तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मे बी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें प्रोटेक्शन दे, मे बी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी हिफाजत के लिए कुछ काम करे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उनका आना मुश्किल होगा, आएंगी तो भी मुश्किल होगा।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे करेगी? उसमें तो बहुत से लोग ऐसे हैं, आपकी फौज में भी, आपकी गवर्नमेंट में भी, जो इसी किस्म के माइंडसेट के हैं, जो इसी बात को मानते हैं कि अगर कोई किसी दूसरे रिलीजन में जाता है तो उसको मर जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी यहाँ पे कोई हिफाजत हो सकेगी। लेकिन इस देखिए टॉपिक अब का लास्ट इशू इतना हाईलाइट जी हो चुका है ना कि अब हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देनी पड़ सकती है। अब चीजें अगर तो हमारे आपस में रहती तो शायद हम उसे अभी तक कुछ ना कुछ कर चुके होते, बट अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को देख रहा है, तो हम शायद दुनिया को दिखाने के लिए, ह्यूमन राइट की वायलेशन ना हो जाए उस चीज से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं, उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। हाँ, खैर उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतने साल से जो हम देख रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर हो रही हैं, बेहतर होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम बात करें आईएमएफ की और सऊदी अरेबिया की और यकीनन यूएई की, जिधर से हमें लोन मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अब ये लोन मिलने के बाद हमारे यहाँ कुछ काम शुरू किया जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी भी हमने सुना है कि एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी यूएई को दिए जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करने के मूड में है या बस मांग मांग कर ही गुजारा करना है? आरजू जी, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा नोट करने वाला है। अगर सऊदी और यूएई की बात करें तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई सऊदीया और यूएई भी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हो गए हैं। ये बताइए, जब तक आईएमएफ ने लोन पास नहीं किया उससे पहले तक सऊदी और यूएई ने क्यों नहीं पैसे दिए हमें? उससे पहले ज्यादा जरूरत थी, मतलब तब हम ज्यादा परेशानी के आलम में थे, तब ज्यादा हमें ये डर था कि भाई अगर आईएमएफ पैसे नहीं देता तो शायद पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो सकता है, बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। सऊदी और यूएई को उस वक्त में ये अनाउंस करना चाहिए था कि भाई हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया, जब आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया उसके बाद सऊदी और यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। इसका मतलब है सऊदी और यूएई भी आईएमएफ का वेट कर रहे थे कि अगर आईएमएफ इन्हें ग्रीन सिग्नल देता है, इन्हें लोन देने की कोई बात करता है या सोचता है, तो ही हम इन्हें देंगे। शराइत वही हैं जो आईएमएफ की हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, लेकिन खैर वो तो आईएमएफ ने ये कहा था, बल्कि सऊदी अरब और यूएई ने ये कहा था, सॉरी, कि आईएमएफ जब देगा तभी हम भी जो है आपको लोन देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो फिर यही ये बात है ना, ओआईसी तो ये कंट्रीज का फायदा क्या है? ये ये ओआईसी किस लिए बात हम बनाया गया है? पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि भाई हम बात करते हैं, उन्होंने दोस्ती दिखा दी, लेकिन दोस्ती उस किस टर्म एंड कंडीशन पे दिखाई गई है, वो आईएमएफ की टर्म एंड कंडीशन पे दोस्ती दिखाई गई है, ये हमें समझ नहीं आती। और सेकेंडली बिल्कुल। आपने बात ये की कि क्या फायदा होगा, क्या काम करेंगे। तो देखें, हम आज पहली दफा तो हमें कहीं से लोन नहीं मिला, ना आईएमएफ से और ना ही हमें सऊदीया यूएई से। हमें बहुत टाइम से, इवन 1947 1948 से ही हमें पैसे मिलने स्टार्ट हुए। हमने दुनिया के पैसों पे नजर रखी बजाय अपने आप को इतना स्टेबल करने के। तो क्या काम हमें हुआ दिखाई दिया तब से लेके अब तक। अगर कहीं किसी दौर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है तो वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं किस दौर में हुई है। हमें ये बताया गया पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान इस वजह से तरक्की की तरफ जा रहा था कि हम किसी की जंग में हिस्सा लेते थे, हम कहले किराए पे लड़ाई करते थे। मैं भी ये अल्फाज थोड़े गलत बोल रहा हूं, लेकिन किराए पे लड़ाई करते थे, वहां से हमें पैसे मिलते थे, हम पाकिस्तान में लाकर उन्हें लगाते थे और कहा यह जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनता नजर आ रहा है। बट अब वो चीजें सारी क्लियर होती नजर आ रही हैं, सारी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, अब वो इन चीजों पे बात करता नजर आ रहा है कि भाई अब अमेरिका हमारे से क्यों दूर हो रहा है। अब दूसरे कंट्रीज हमारे से, इवन चाइना हमारे से कभी नाराज हो जाता है, कभी वो फिर दोबारा मान जाता है, कभी नाराज हो जाता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो ये मेरे ख्याल है वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहां पे लोन मिलने पे मुबारकबादियां दी जाती हैं एक दूसरे को, और हमारे मिनिस्टर्स भी ट्वीट्स लगाते हैं। लेकिन आगे क्या करेंगे, खुद कैसे कमाएंगे, ये जान कैसे छूटेगी इन कर्जों से, इस पे बात नहीं की जाती। अभी प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप स्कीम शुरू की है यूथ के लिए। क्या, कैसी है वो स्कीम, आपने देखी है क्या? क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा शोर है इस बात का। जी तो क्या वाकई कोई फायदा हो रहा है उससे? जी, मैं अपनी बात करूं, मैं भी उस स्कीम से फायदा उठा चुका हूं। मुझे भी लैपटॉप मिला यूनिवर्सिटी टाइम में, मेरे घर में बहुत से लोगों को लैपटॉप मिला। जो चीज अच्छी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब उस एक अच्छा काम हो रहा है, उसके पीछे जो करप्शन हो रही है उसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है। और ये भी स्कीम हमने किसी दूसरे कंट्री से कॉपी की है, वहां की, मतलब मैं अब नाम लेता हूं तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं कि लैपटॉप की जो स्कीम है, ये हमारे से पहले हमारे नेबर कंट्री की एक स्टेट में
लैपटॉप दिए जा रहे थे, वहां से हमने कॉपी किया, अच्छा स्टेप था, करना चाहिए। लेकिन अब वहां बात ये उठ रही है कि ये जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, इसके पीछे करप्शन कितनी हो रही है, ये भी चीजें हमें सोचने की और देखने की जरूरत है। और फिर बड़ी बात आरजू जी, ये देखें, मुझे लैपटॉप मिल गया, मेरे पास ये सामने लैपटॉप पड़ा है, लेकिन इंटरनेट ही नहीं मुझे अवेलेबल है। मेरे पास जो सा इंटरनेट की सर्विस इतनी महंगी है कि शायद 2-3 माह का जो इंटरनेट का बिल है उससे मैं एक लैपटॉप वैसे ही खरीद सकता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि हमें लैपटॉप की बजाय इंटरनेट सर्विस की तरफ जाने की जरूरत थी? हमें बलोचिस्तान में, हमें सिंध में, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हमें जाके इंटरनेट सर्विस को बेहतर करने की जरूरत थी। मोबाइल लैपटॉप तो फिर कहीं ना कहीं से अरेंज कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो वो कर सकता है। नहीं देखें, बिल्कुल जाहिर है कि ये तो इन्होंने स्कीम जो शुरू की थी, जहां से भी कॉपी की, अच्छी बात है, अच्छी चीज तो कॉपी कर लेना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ अच्छी चीज सीखनी चाहिए, चाहे पड़ोसी मुल्क से क्यों ना सीखे। लेकिन आपके ख्याल से इस तरह की चीजें क्या गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उनको वोट पड़े और एक बार फिर जो है गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले, या आपको लग रहा है नहीं वाकई में सिंसियरली यूथ के लिए या पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की बात करें, वो इस तरह की स्कीम लाते रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की कि इलेक्शन आने वाले हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, इसमें किसी को पब्लिक के वोट की जरूरत है? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे बताएं। तो मैं नहीं ये समझता कि पब्लिक के वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है, मे भी पब्लिक की हेल्प के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए ऐसा किया जाए। मुझे कोई ऐसा बोले तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे वोट लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो वोट की जरूरत हमारे पॉलिटिशियंस को इस टाइम मेरे ख्याल से है नहीं, पब्लिक के कभी भी वोट नहीं की। रही। मेरा ख्याल है पब्लिक के वोट की जरूरत तो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक किसी को नहीं रही। लेकिन फिर भी जाहिर है पब्लिक की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वक्त पब्लिक का क्या मूड है? आपको लग रहा है कि पब्लिक वो जो बीच में एक हंगामा हुआ था इमरान खान वाला 9 मई का, उसमें से निकल आए हैं और अपने अपने कामों की तरफ चले गए हैं, या जो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि महंगाई तो उसी तरह से, चाहे चारों तरफ से लोन आ गया है लेकिन महंगाई उधर ही है। लोग क्या, जो आम पब्लिक है वो क्या सह पा रही है, वो गुजारा कर पा रही है? गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अवाम में मायूसी की लहर नजर आ रही है मुझे। अब लोग बात ही नहीं करना चाहते। लाइक मैं अगर किसी से जाके बात करता हूँ कि आप मेरे साथ बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे, आप जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है इस हवाले से, या इमरान खान साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, या इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है उस हवाले से, तो वो ये ही सिर्फ कहते हैं कि भाई हमें इन इन चीजों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारा बात करने का फायदा नजर नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी तादाद में यूथ जो सी है वो आपको मायूसी की तरफ जाती नजर आएगी। सोशल मीडिया पे भी आप ये चीजें देख सकती हैं कि 9 मई से पहले जो सिचुएशन थी और अब की जो सिचुएशन है, लोग बात नहीं कर रहे ओपनली। इवन बात क्या, बात करने का फायदा भी नहीं समझ रहे। तो मैं ये समझता हूँ पब्लिक में मायूसी है, और ये मायूसी तभी खत्म होगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये मायूसी तभी खत्म होगी जब मुझे ये यकीन दिलवाया जाएगा, पाकिस्तान की यूथ को ये यकीन दिलवाया जाएगा कि आप जो वोट देंगे, आप जिसको वोट देंगे वही आपका नुमाइंदा होगा। आप जिसको वोट देंगे वही आके आपके लिए पॉलिसीज बनाएगा, वही आपको आके गाइड करेगा। तो फिर शायद थोड़ी होप दोबारा आएगी, मायूसी खत्म होगी। अदरवाइज अब यूथ जो सी है परेशान दिखती है। यूथ ना सिर्फ यूथ बल्कि बड़े छोटे जिससे भी हम बात करें वो यही कहते हैं कि हमारा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। एक हमने हादसा देखा था कुछ दिन पहले कि एक कश्ती जो थी वो डूब गई थी और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी थे। जाहिर है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या अभी भी लोगों का यही ख्याल है कि वो किसी दूसरी कंट्री चले जाएंगे तो उनका कोई फायदा होगा? आपके ख्याल से क्या ऐसा होता है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो किसी कंट्री में चले भी जाते हैं तो वो वहां भी परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे भी दरख्त पे तो पैसे नहीं लगे हुए, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और जाहिर है रश की वजह से कि बहुत ज्यादा लोग गए तो लोगों को मौका भी कम मिलता है काम का। वहां पे परेशान दिखते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे रहते हुए उन्हें उम्मीद होती है कि किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे। जो हमने बातें सुनी है कि किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, खुद भी अच्छे हालत में रहेंगे, घर वालों को भी अच्छी हालत में रखेंगे। आपने बोला क्या यूथ जाना चाहती है या लोग जाना चाहते हैं? ये बात मैं 110% गारंटी से कह सकता हूं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं,
आप किसी पब्लिक प्लेस पे किसी मार्केट में चले जाएं और वहां से जाके जो एजुकेटेड यूथ है, जो डिग्री कर चुकी है, उनसे आप पूछें, यानी कि जो जॉब की तलाश में, उनसे आप पूछें, 90% या 95% आपको यूथ जो सी है वो यही कहती नजर आएगी कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया हुआ है, या अप्लाई नहीं किया तो हम सोच रहे हैं कि अप्लाई करें और बाहर चले जाएं। 95%। इवन ये तो अपने यूथ की बात की, जो बड़े हैं, मतलब जो 40, जो ऑलरेडी वहां किसी फॉरेन कंट्री में रह के आ चुके हैं, सऊदीया में या किसी यूरोप कंट्री में रह के आ चुके हैं, तो वो ये, मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो यही कहते हैं, हम तो इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान वापस आए थे कि अपने पाकिस्तान में जाते हैं, हमने 10-15 साल बाहर के मुल्कों में मेहनत की है, अब अपने पाकिस्तान में जाके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, और आज हम ये सोच रहे हैं काश कि हमें दोबारा मौका मिले और हम बाहर चले जाएं, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, बजाय इसके कि पाकिस्तान में रह के इन्वेस्टमेंट करने के। आप ये देखेंगे पाकिस्तान का एक मजदूर, पाकिस्तान का एक आम इंसान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी? बड़ी-बड़ी कंपनीज क्या पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी? यहाँ से हमें, हमारे सियासतदानों को बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है, लेकिन आई थिंक उनका ध्यान पब्लिक की तरफ या पाकिस्तान की तरफ नहीं है। इस टाइम उनका ध्यान ये है कि किसी तरीके से हमारी पार्टी को स्टेबल किया जाए, किसी तरीके से हमारी पार्टी अपोजिशन में जाने की बजाय अपना जो सा गवर्नमेंट में आए, इक़्तिदार में आए, पावर में आए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये किस तरह से लेकर चलते हैं इस चीज को, और दोबारा ये कंडीशन ना हो कि फिर पैसा मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। कुछ काम करें, कुछ ट्रेड ओपन करें, भारत के साथ भी दोस्ती करें। कब तक ये लड़ाई झगड़ा रहेगा, ताकि अब बड़ी पाकिस्तान को कुछ तादाद में बेहतर लोग ये किया जा कहते सके। नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम्म ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। इवन हम्म इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं, लाइक हम्म जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको हम्म वोट देते हैं या देते थे, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड से बहुत नुकसान हो रहा है। हम कौम ऐसी हैं, हम ऐसे लोग हैं जो हम वक्ती तौर पे जज्बात में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके ऊपर हम पूरा नहीं उतर पाते, फिर हमें उसका पछतावा भी होता है, और फिर हम अपनी गलती को भी नहीं मान पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि गलती को मानेंगे तो हमारा ईगो जो सा वो हर्ट होगा, हमारी वैल्यू, हमारी जो सा कद छोटा हो जाएगा। जबकि मैं ये समझता हूँ अगर मेरे से मिस्टेक होती है या अगर कभी मिस्टेक होगी तो मैं उसे मानना मुझे चाहिए कि भाई ये मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं तो इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है, तो मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं अपनी स्टेटमेंट पे सॉरी करता हूँ या अपनी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ और मैं आगे बेहतरी की तरफ जाना चाहता हूँ। अब बात यह है कि हम अगर गलती करते हैं तो अपना मुंह छुपाते हैं, बजाय इसके कि उस गलती को माने, हम अपना मुंह छुपाते हैं कि भाई ये तो गलती हमने की नहीं है, या उससे भागते हैं। भागने से फायदा नहीं होगा, हमें अपनी गलतियों को फेस करने की जरूरत है, गलतियों को मानने की जरूरत है, तभी हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबसे पहले उसके लिए हमें अपनी जो यूथ है, जो नई जनरेशन आ रही है स्कूल कॉलेज की, उसको ये बताना होगा कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। ये भारत दुश्मनी का चूरन सबसे पहले हमें रोकना होगा, तभी कुछ हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शोएब कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।